क्या बदलाव होते हैं उन मरीजों की ज़िंदगी में जो एक स्वस्थ किडनी कुछ समय पहले थी, अच्छा ज़िंदगी जी रहे थे अपनी, जो मन आ रहा था वो खा रहे थे, और अब जब वो इस स्थिति पे हैं कि वो हॉस्पिटल के बेड में पड़े हैं। फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, और उससे ज़्यादा सबसे भयंकर एस्पेक्ट होता है पेशेंट अपने फाइनेंसिस जो है वहाँ से भी मार खाता है। बिल्कुल, अगर किसी घर में कोई कमाने वाला हो तो उनके उस घर की तो स्थिति बर्बाद हो जाती होगी। फिर अगर वो कमाने वाला है और उसी को ये सिचुएशन से जूझना पड़ रहा है तो और ज़्यादा स्थिति जो है फाइनेंशियली ख़राब हो जाती है। बेटी की शादी है और वो 6 महीने, मुझे आप बता दीजिए, मेरा डायलिसिस भी हो रहा है और मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ, 6 महीने तक तो मैं जीवित रहूँगा ना। सीधा प्रश्न यही था। ऐसे केसेस भी आए सामने कि अभी न्यूली मैरिड थे और मैरिज के बाद ये प्रॉब्लम हुई और प्रॉब्लम स्टार्ट होते ही जो है वो सेपरेट हो गए। ये भी केसेस बहुत सारे आते हैं। बहुत सारा इमोशनल ट्रॉमा जो है वो अटैच्ड है। कौन सी वो गलतियां युवा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो किडनी फेलियर की तरफ बढ़ जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी अगर मशीनों के साथ विलय हो जाए, मशीनों के हिसाब से चलने लगे, तो हर सांस, हर पल की कीमत क्या होगी? अगर कभी महसूस करना हो जिंदगी में तो एक बार अस्पताल के रक्त शोधन, जिसे आप डायलिसिस कहते हैं, उस वार्ड में चले जाइए और उसके बाद अपने जीवन के प्रति आप सजग हो जाएंगे। और क्या चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर उसी दिन से ध्यान देने लगेंगे। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति जो डायलिसिस कराता है उसके बाद की उसकी जिंदगी क्या होती है, क्या बदलाव आते हैं, क्या समस्याओं का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है। और इसके लिए हमारे साथ हमारे खास गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर पुनीत सर। बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। और सवाल मेरा डायलिसिस मरीजों की तरफ से ही होगा। क्या आप कभी डायलिसिस के मरीज से मिले हैं जो डायलिसिस करा रहा हो? बहुत बार मिले हैं और बहुत से मरीजों से मिले हैं। डायलिसिस के मरीज हमारे पास बहुत आते हैं, बहुत अच्छी संख्या में आते हैं, जिनका डायलिसिस चल रहा होता है और वो परेशान होते हैं डायलिसिस की वजह से। क्या बदलाव होते हैं उन मरीजों की ज़िंदगी में जो एक स्वस्थ किडनी कुछ समय पहले थी, अच्छा ज़िंदगी जी रहे थे अपनी, जो मन आ रहा था वो खा रहे थे, और अब जब वो इस स्थिति पे हैं कि वो हॉस्पिटल के बेड में पड़े हैं? डायलिसिस का मरीज जो प्रॉब्लम से गुजरता है ना, वो अपने शब्दों में सबसे बेहतर बता सकता है, लेकिन मैं जितना समझा मरीजों से मिलके मैं कुछ चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा कि क्या क्या समस्याएं मरीजों को आती हैं। सबसे पहले होता है कई लेवल पे, कई स्तर पे डायलिसिस जो है वो इम्पैक्ट करता है। फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फिजिकल लेवल पे। जिन मरीजों का डायलिसिस हो रहा होता है ना, उनको क्या क्या इशू आते हैं। सबसे पहला जो इशू रहता है ना, जो डायलिसिस के मरीजों को रहता है, वो रहता है भयंकर इचिंग, भयंकर खुजली का होना। मरीज को इतनी खुजली होती है कि कई बार तो कई पेशेंट ने मेरे से आके बोला, एक बार तो मुझे पेशेंट के वर्ड्स भी याद है, वो कहता है कि मैं इतनी इचिंग होती है, मैं खुजलाता रहता हूँ, जब तक खून ना आ जाए हमारे वहां से तब तक मैं खुजलाता हूँ। जब तक वहां से लाल होके पूरा खून ना निकल जाए तब तक मैं उस पर इचिंग ही करता रहता हूँ। इतनी ज्यादा मरीज को इचिंग होती है, प्रूराइटिस जिसे कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा होता है, भयंकर होता है, क्योंकि शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अब वो निकल नहीं पा रहे होने की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये तो बात हुई कि इचिंग हो रही है, इसके अलावा और क्या इश्यूज हो सकते हैं? देखिए, बहुत इसके अलावा इश्यूज रहते हैं। जो मरीज को क्रैम्पिंग बहुत ज्यादा होती है, क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, पैरों में क्रैम्प्स होना, बीपी पर पेशेंट का हाइपोटेंशन में चला जाता है, बीपी लो हो जाता है। मैंने कितने सारे मरीज देखे हैं, डायलिसिस वो कहते हैं हमारा हो रहा होता है और डायलिसिस जैसे ही खत्म होता है ना, तुरंत बीपी लो हो जाता है और गिर जाते हैं। डायलिसिस खत्म हुआ, डायलिसिस बेड से उठे और गिर गए, क्योंकि पेशेंट जो है वो मरीज जो है वो हाइपोटेंशन में चला जाता है। एक मरीज मेरे पास आया था, वो कहता था मैं जब जब डायलिसिस कराता हूं तब तक जो है मुझे 1 घंटे तक होश नहीं आता, क्योंकि मेरा बीपी इतना लो होता है
मैं कुछ खा भी रहा हूँ, मुझे वो कुछ खाने के लिए भी जूस भी मिलते हैं, सब मैं लेता हूँ, फिर भी मेरा बीपी जो है वो कंट्रोल नहीं होता, वो लो ही रहता है। एक अन्य मरीज का ऐसा था कि वो डायलिसिस कराने के बाद कहता है मैं उठने का प्रयास करता हूं तो मुझे बहुत तेजी से चक्कर आने लगते हैं। हाइपोटेंशन में मरीज चले जाते हैं, क्रैम्प्स होना, हाइपोटेंशन में जाना, ये सारे कॉमन इश्यूज हैं। इसके अलावा जो बोन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रोलाइट शिफ्टिंग होनी शुरू हो जाती है, मतलब सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारे डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो जाती है, ऊपर नीचे होने लग जाते हैं। डायलिसिस की मशीन इतनी स्मार्ट तो है नहीं ना किडनी की तरह, वो तो एक इंजीनियर के द्वारा बनाई हुई मशीन है जो किडनी की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं है। वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को ऊपर नीचे कर सकती है, चीज़ों को आगे पीछे करती है, जिस वजह से इश्यूज और परेशानी और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। बिल्कुल सही है। ये सारे इश्यूज रहते हैं मरीज को। टॉक्सिसिटी इश्यूज एक और रहता है, मतलब शरीर में टॉक्सिन जो है वो बढ़ने लग जाते हैं। एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी हो सकती है, बोन डैमेज हो सकता है, इसके अलावा कैल्शियम की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। डॉक्टर पुनीत, जैसे मैंने स्टार्टिंग ही की है कि जब हमारी जिंदगी मशीनों पर निर्भर हो जाए तो जिंदगी का हर एक पल और हर एक सेकंड किस तरीके से अहमियत रखता है ये डायलिसिस वार्ड में जाके पता चलेगा। आप किस तरीके से देखते हैं कि एक डायलिसिस मरीज जो डायलिसिस वार्ड में पड़ा हुआ है उसकी स्थिति में, उसके जीवन में क्या बदलाव आता है? जी देखिए, पेशेंट जो आपने बताया कि पेशेंट की स्थिति कैसे होती है, मैं थोड़ा सा, मेरे को ये लग रहा है कि पेशेंट की स्थिति मल्टीपल तरीकों से प्रज्ञा खराब हो जाती है। फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी। और उससे ज्यादा सबसे भयंकर एस्पेक्ट होता है पेशेंट अपने फाइनेंसिस जो है वहां से भी मार खाता है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फाइनेंशियल बर्डन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कैसे? ये बर्डन्स किस तरीके के होते हैं? डायलिसिस जो है अगर आप एक बार कराना जाते हैं तो 3,000 से 6,000 रुपए का खर्चा एवरेज आता है। अगर वो फिल्टर हर बार चेंज कर रहे हैं तो 3 से 6,000 रुपए का खर्चा रहता ही रहता है। अब अगर सप्ताह में मान लीजिए आपने 3 बार डायलिसिस कराना या 2 बार कराना है तो एक सेट अमाउंट जो है वो सीधा 40 से 50,000 जो है वो सीधा डायलिसिस में चला गया। इसके अलावा जो दवाइयां होती हैं वो भी बहुत महंगी होती हैं। 15 से 20,000 की एवरेज जनरली मेडिसिन की कॉस्ट आती है, अगर वो जेनरिक नहीं है तो। उसके अलावा ये बर्डन यहीं तक खत्म नहीं होता। डायलिसिस कराना जाना और वापस हॉस्पिटल से करा के आना, और यही प्रक्रिया सप्ताह में 3 बार करना। एक गाड़ी जा रही है, एक आ रही है, और साथ में एक बंदा और जा रहा है, क्योंकि डायलिसिस का मरीज डायलिसिस कराने अकेला जाने में सक्षम नहीं हो पाता। एक बंदा और साथ में जा रहा है, वहां पे भी एक रिसोर्स जो है वो लग रहा है। मतलब डायलिसिस के मरीज जो आते हैं वो फाइनेंशियली बहुत हद तक टूटे हुए होते हैं, खर्चा बहुत हो रहा होता है, पैसा बहुत लग रहा होता है, फाइनेंशियल बर्डन्स बहुत ज्यादा होते हैं मरीज को। मैंने कितनी बारी देखा है कि मरीज, हम तो कहते हैं ना हम डायलिसिस रोक रहे हैं, मरीज डायलिसिस ना कराना पड़े उसके लिए भी आते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो डायलिसिस अफोर्ड ही नहीं कर पाते। बिल्कुल, अगर किसी घर में कोई कमाने वाला हो तो उनके उस घर की तो स्थिति बर्बाद हो जाती होगी। फिर अगर वो कमाने वाला है और उसी को ये सिचुएशन से जूझना पड़ रहा है तो और ज्यादा स्थिति जो है फाइनेंशियली खराब हो जाती है, बर्डन और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो अब फाइनेंशियली वो अर्निंग बंद हो गई और दूसरा एक आउटवर्ड जो है वो शुरू हो गया, तो डबल सिचुएशन खराब हो जाती है। तो आपको अपनी किडनी का ध्यान रखना है और अपनी किडनी का ख्याल रखना है, ताकि आपकी किडनी भी स्वस्थ रहे, आप भी स्वस्थ रहें, और ये सारी समस्याओं से आप बच पाए, इन सारी समस्याओं से आप दूर रहें। ये तो फाइनेंशियल की हमने बात कर ली कि किस तरीके से फाइनेंस पूरी तरीके से खराब हो जाता है, और बात की हमने कि कैसे हेल्थ पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। मेंटली कैसे कोई परेशान हो सकता है किडनी पेशेंट? मेंटली पेशेंट जो होता है वो, बहुत से मरीज डायलिसिस के होते हैं, हमें कहते हैं कि अब जो है डायलिसिस तो चल ही रहा है, लेकिन स्ट्रेस,
एंजाइटी इतनी ज़्यादा होती है, डिप्रेशन, अवसाद इतना ज़्यादा होता है मरीज में कि लगभग 30 से 40% डायलिसिस के मरीज जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ ये है कि डायलिसिस के मरीज को निरंतर एक डर रहता है, वो है मौत का डर। उसको लगता है कि मैं जो है ये जीवन मैं कब तक इन मशीनों के द्वारा चलाऊंगा, और उसके जहन में मेरे से डायलिसिस के मरीज बहुत सी बार ना अपने आप बीती बताते हैं। बहुत सी बार, अभी कल एक पेशेंट आए, वो कहने लगे कि मेरे जो है बेटी की शादी है 6 महीने में, मैं बस ये चाहता हूं कि मैं 6 महीने अपना जीवन आराम से बिता लूं, और वो 6 महीने मुझे आप बता दीजिए, मेरा डायलिसिस भी हो रहा है और मैं मेडिसिन भी ले रहा हूं, 6 महीने तक तो मैं जीवित रहूंगा ना। सीधा प्रश्न यही था उनका। तो ये इतना डर, इतना खौफ डायलिसिस का मरीज के मन में रहता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा निरंतर रहता है। कई बार पेशेंट जो है ना वो अपनी आइडेंटिटी भी भूल जाते हैं, क्योंकि एक सोशली कट ऑफ हो जाते हैं मरीज जो है, वो 3 बार डायलिसिस करा रहे होते हैं और उसके बाद 2-3 दिन वो घर पे आराम कर रहे होते हैं, जनरली सोशली कट हो जाते हैं। और इंसान जो है ना वो एक सोशल एनिमल है, एक नॉर्मल जिंदगी से दूर हो जाता है मरीज, अपनी आजादी को छीना हुआ महसूस करता है। 3 दिन हफ्ते बाद जाना है और 3 दिन किसी के साथ जाना है, किसी के साथ आना है। उसको लगता है कि मैं तो परमानेंट मरीज हो गया हूं हॉस्पिटल का, और वो भी एक और आदमी को मेरे साथ आना है, मेरे साथ जाना है। बिल्कुल, वो सिर्फ अपने लिए टेंशन नहीं होती, अपनी फैमिली की भी टेंशन बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत से लोग जो है ऐसे केसेस भी आए सामने कि अभी न्यूली मैरिड थे और मैरिज के बाद ये प्रॉब्लम हुई, और प्रॉब्लम स्टार्ट होते ही जो है वो सेपरेट हो गए। ये भी केसेस बहुत सारे आते हैं। बहुत सारा इमोशनल ट्रॉमा जो है वो अटैच रहता है इसमें। तो अब ये समझने की बात है कि आपको, फैमिली को, सबको मिलके एक डायलिसिस के मरीज को इस समाज में सपोर्ट करने की जरूरत है, उसको हिम्मत देने की जरूरत है, उसको अलग थलग ना करने की जरूरत है, उसको अपने साथ लेके चलने की जरूरत है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। उसे ऐसा ना फील हो कि वो कमजोर हो गया है, या अलग थलग हो गया है, कमजोर हो गया है, वीक हो गया है, या वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं लगता उनको अपने आप को, लगता है अब हम नॉर्मल नहीं रहे, अब तो हमें हमारी जिंदगी डायलिसिस की मशीन की गुलाम हो गई है। ये भावना मरीज में आती है, तो आपको उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल, मतलब एक ये है कि स्पेशल अटेंशन हम जब किसी को नहीं देते हैं कि वो हमारे साथ आम इंसान ही तो है, वो हमारे फैमिली का ही तो मेंबर है। अब कोई बीमार है, हम उसका बहुत ज़्यादा केयर करना शुरू कर देते हैं कि अरे उस वक्त में खाना देना है, इस वक्त में दवाई देनी है, इस वक्त में अभी हॉस्पिटल लेके जाना है। स्पेशल केयर कैन मेक अ पेशेंट लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इस तरीके से स्ट्रेस डाल सकता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो प्रज्ञा, उसको नॉर्मली आप रहने दो, जितनी जरूरत है उतना ध्यान रखो, बट उसे कहीं पे भी ये ना लगे कि भाई मैं तो आपसे हट के अलग हो गया हूँ, मैं पहले ऐसे था अब मैं ऐसे हो गया। वो जो एक डिफरेंस क्रिएट होता है, एक बैरियर क्रिएट होता है, वही बैरियर जो है वो इमोशंस को सप्रेस करता है, और पेशेंट धीरे धीरे अपनी आप बीती बताना बंद कर देता है। सोशली भी जो मरीज होता है ना, वो भी एक प्रकार से वो महसूस करता है कि वो कट ऑफ महसूस करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो उसको लगता है कि भाई मेरे को तो प्री डायलिसिस, पोस्ट डायलिसिस अब आना जाना करना है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत रहते हैं, क्रोनिक थकान रहती है आने जाने में, ट्रैवल करने में, उसके अलावा वहां पे रुकना पड़ता है 4-6 घंटे, तो मतलब पूरा दिन एक प्रकार से उनका डायलिसिस में चला जाता है। तो इमोशनली डिस्टर्ब हुए और सोशली डिस्टर्ब हुए। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस रहती है मरीज को। वो कहते हैं कि सिर्फ शरीर के लिए नहीं खाते, मन के लिए भी खाते हैं, और जब मन को आप नहीं सेटिस्फाई कर पाते, डाइट आपको ऐसी देनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं आपको निराशा होती है। तो इसलिए ऐसी डाइट लेके डायलिसिस का मरीज बहुत सी बार परेशान रहता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर ऐड कर दी जाती है मरीज की डाइट में, तो वो फिजिकली भी हेल्दी रहता है और मेंटली भी हेल्दी रहता है।
बिल्कुल सही है। बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, उनका वो काम नहीं कर पाते, एम्प्लॉयमेंट पे नहीं जा पाते, 2 बार 3 बार तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहां पे भी वो एक रहता है। लाइफस्टाइल की ना पूरी तरीके से डिपेंडेंसी हो जाती है डायलिसिस के मरीज से। बिल्कुल सही है जी। और हॉस्पिटल का भी माहौल इस तरीके से होता है कि इधर डायबिटीज का मरीज है, इधर किसी और चीज का मरीज है, वहीं पर फिर डायलिसिस का भी वार्ड है, वहां का स्ट्रेस देख के भी अपने आप को स्ट्रेस होने लग जाता है। मैं हमेशा मरीजों को ये कहता हूं कि जब तक आपको ऐसी कोई स्थिति ना हो कि आपको हॉस्पिटल जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो, तब तक आप जो है वहां पे जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रज्ञा कि वहां पे एक माहौल ऐसा होता है कि 4 मरीजों को देख के ना 5वां मरीज अपने आप को बीमार महसूस करता है, चाहे उसकी बीमारी कम हो। एक्चुअली सही पेशेंट भी अपने आप को बीमार महसूस करने लग जाते हैं। बिल्कुल, कोरोना काल में भी यही प्रॉब्लम आई थी, जहां पे लोग हॉस्पिटल में जा रहे थे और वहां देख रहे थे लोग प्रॉब्लम्स में हैं, जो लोग कभी हॉस्पिटल नहीं गए थे उन्होंने देखा जाके, बिल्कुल, और उस वजह से वो खौफ से और वो बाकी रीजन से ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कोरोना काल में। बिल्कुल सही है। डॉक्टर पुनीत, ये तो अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात हुई कि कैसे कोई मरीज जो है वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में होता है, सोशली प्रॉब्लम में होता है, फिजिकली प्रॉब्लम में हो जाता है। इसके अलावा अब हम इलाज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके लिए मरीज हमारे साथ जुड़े होंगे। क्या डायलिसिस को बंद कर पाना संभव है आयुर्वेद में? डायलिसिस जो है वो एक प्रकार की मशीन है जो इंजीनियर के द्वारा बनाई हुई है। बिल्कुल सही। अब डायलिसिस जो है वो किडनी की सफाई कर रही है। अब अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाया जा सके, जीएफआर को बढ़ाया जा सके, तो डायलिसिस पर निर्भरता और डिपेंडेंसी को ग्रेजुअली रिड्यूस करना संभव है। सप्ताह में 3 बार के बजाय 2 बार, 2 बार के बजाय 1 बार, इस प्रकार धीरे धीरे डायलिसिस पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जा सकता है। जीएफआर को बढ़ाया जा सकता है, जीएफआर को इम्प्रूव किया जा सकता है। आवश्यकता है तो डिसिप्लिन में चीजों को फॉलो करने की, डाइट भी, मेडिसिन भी, गाइडलाइंस भी, एक्यूप्रेशर भी, मेडिटेशन भी। मेडिटेशन मैं हर बार अपनी वीडियो में मेडिटेशन का जिक्र इसलिए करता हूं ताकि मरीज मेंटली स्ट्रांग रहे, मेंटली स्टेबल रहे। बिल्कुल सही है, स्ट्रेस मेंटेन कर पाए, बाकी सारी जो चीजें हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो मेंटल इश्यूज है ना, वो भी एक डायलिसिस के मरीज में आते हैं। इसलिए वो एक कंट्रोल करना, उस स्थिति को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर पुनीत। अब जिस तरीके से डाइट के बारे में सर आपने जिक्र किया कि डाइट बेहतर होनी चाहिए, एक डायलिसिस मरीज के डाइट में क्या बदलाव हो जाता है? देखिए, प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शंस तो रहता ही है, क्योंकि लेकिन प्रोटीन बिल्कुल भी बंद नहीं करना होता किडनी के मरीज में, स्पेशली डायलिसिस के मरीजों में जी। क्योंकि वहां पे प्रोटीन वॉश आउट हो रहा होता है। पोटेशियम का रिस्ट्रिक्शन रहता है, फ्रूट्स हमें बंद करने होते हैं एक्सेप्ट 3 या 4। फॉस्फोरस को कम करना होता है, सोडियम को कम करना होता है, खाने पीने में काफी सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। डायलिसिस के मरीज में रिस्ट्रिक्शन कंपैरेटिवली कम क्यों रहते हैं? क्योंकि डायलिसिस के समय वॉश आउट हो रही होती है, गंदगी बाहर निकल रही होती है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही होती हैं। तो डाइट को मैनेज करना एज कंपेयर टू किडनी पेशेंट डायलिसिस के मरीज में कंपैरेटिवली इजी रहता है। बिल्कुल सही है। जड़ी बूटियों पर एक बार हम चर्चा कर चुके हैं, और अगर पेशेंट चाहें, आप लोग चाहें तो वो प्रोग्राम देख सकते हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन फिर भी एक ब्रीफली मैं चाहूंगी कि आप समझाएं कि कौन कौन सी जड़ी बूटियां घर पे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनर्नवा जी, गोक्षरू, कासनी, पलाश, त्रिफला, वरुण, थोड़ा बहुत आप शतावरी और अश्वगंधा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी जड़ी बूटियों का सिनर्जी में आप ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। किडनी के मरीज जो हैं उनके लिए ये सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां रामबाण। बिल्कुल सही है। आयुर्वेद में पंचकर्म एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, तो जो डायलिसिस के पेशेंट है, क्या उन्हें पंचकर्म का सहारा लेना चाहिए? पंचकर्म जो है वो डायलिसिस के मरीजों में, जो मैंने देखा, जो मरीज मेरे पास आए, उनको कई तरीके से बेनिफिट करता है। मेंटली भी शिरोधारा हेल्प करती है, किडनी के मरीजों के लिए वृक्क धारा जो है वो कार्यरत रहती है। तो धीरे धीरे अगर हम पंचकर्म को इससे कंबाइन करें तो इससे भी आपको रिजल्ट नजर आते हैं। आयुर्वेद में ना सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, मल्टीपल चीजों का रोल है। अब किस में कहाँ कितना देना है वो मरीज की कंडीशन, मरीज की स्थिति के पे डिपेंड करता है।
अब कोई मरीज जो रोज नहीं आ सकता पंचकर्म कराने, तो उसे पंचकर्म के बगैर हम ट्रीटमेंट देना इजी है, और जो आ सकता है आसपास का, तो उसे पंचकर्म के साथ देना उसके लिए मल्टीपल बेनिफिट्स ला सकता है। तो ये देखने के बाद, ये सारी स्थिति एनालाइज करने के बाद जैसी रिक्वायरमेंट होती है, मरीज को उस तरीके से गाइड किया जाता है। बिल्कुल। चंद कुछ सवाल मेरे आपसे और होंगे। ये सवाल युवाओं के लिए खास तौर पे। आज युवाओं में भी किडनी फेलियर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कौन सी वो गलतियां युवा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो किडनी फेलियर की तरफ बढ़ जाते हैं? प्रज्ञा, आपको पता है पहले किडनी के मरीज आते थे, बीपी और शुगर के आते थे। जनरली जिनको बीपी की वजह से किडनी खराब हुई या शुगर की वजह से खराब हुई। अब क्या मरीज आ रहे हैं? अब वो मरीज आ रहे हैं जिनका प्रोटीन जो है, प्रोटीन एक्सेस ले लिया, जिम गए, प्रोटीन ज्यादा ले लिया, डब्बे ले लिए प्रोटीन के बड़े बड़े। उन प्रोटीन के डब्बों में ना बहुत सी बार स्टीरॉयड मिला हुआ होता है, और वो लेते ही ना, जब जिम का ट्रेनर उनको देता है और उनकी बॉडी बन जाती है फटाफट, तो उनको लगता है हाँ बस यही चीज है खाने वाली, यही मुझे खाना है डब्बा, और वो डब्बा रेगुलर लेते रहते हैं, स्टीरॉयड रेगुलर लेते रहते हैं। एक जो बिल्कुल पतला लड़का था मेरे पास 2 दिन पहले आया वो, और उसकी इतनी बड़ी, उसने फोटो दिखाई, उसकी इतनी बड़ी अलग से डेवलप हो गई मसल्स, जो नेचुरली डेवलप हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही। और करने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको फिट रहना जरूरी है, मसल्स से ज्यादा फिटनेस जरूरी है आपके लिए। तो उसने क्या करा, आर्टिफिशियल स्टीरॉयड का सेवन कर करके अपनी मसल्स तो बना ली, लेकिन उसके साथ साथ उसकी किडनी जो है वो खराब हो गई। ये 19 साल का लड़के की मैं बात कर रहा हूं आपसे। 19 साल का लड़का जिसकी किडनी जो है सिर्फ इसलिए खराब हो गई क्योंकि उसे ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी कि मैं जो खा रहा हूं ना, वो मेरी किडनी को नुकसान दे रहा है, वो मेरी किडनी को डैमेज कर रहा है, वो मेरी किडनी को खराब कर रहा है, उसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को खराब कर रहा है। ये चीज बिल्कुल। और आप एक 19 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं। हाँ, बिकॉज आजकल क्या है ना कि ये 3 महीने में उसने बताया उसकी बॉडी ऐसी हो गई थी कि मतलब कुछ अलग ही लेवल पे आ गई बॉडी। हॉस्टल में वो लड़का रहता था, जिम के ट्रेनर ने उसको सप्लीमेंट दिया, खाने को डब्बे दिए, प्रोटीन उसने दबा के खाए और जिम करा, और उसको लगा पहले 15-20 दिन तो अलग ही कुछ लगा कि अलग ही दुनिया में आ गया, वेरी हेल्दी, वेरी पावरफुल, अटेंशन सीकिंग के लिए बहुत सारी बार ये होता है। उसके बाद फिर ये सारी स्थिति जो है दूसरी तरफ चली गई। बिल्कुल सही है। उन पेरेंट्स की जिंदगी का क्या फिर कैसा रहा होगा कि वो बच्चा डायलिसिस की तरफ बढ़ जाए या किडनी फेल हो जाए, उसकी समझना थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा सर कि जो किडनी पेशेंट्स हैं, जो किडनी डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा? डायलिसिस करा रहे हैं, आवश्यकता है, पैरों में पानी है, पेट में पानी है, शरीर में सूजन है, डायलिसिस करा के बॉडी को मेंटेन करना जरूरी है। डायलिसिस एक मेंटेनेंस का प्रोसेस है, लेकिन लाइफ लॉन्ग डायलिसिस आपको ना कराना पड़े उसके लिए आप मेडिसिन, डाइट, योगा, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद में आके अपना सब तरीके का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आप किसी भी एक आयुर्वेदिक प्रोफेशनल से मिलके इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि डायलिसिस के साथ साथ आप किस प्रकार आयुर्वेदिक मेडिसिन, ट्रीटमेंट, प्रोटोकॉल्स, SOP के द्वारा अपनी डायलिसिस की डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुनी, थैंक यू सो मच सर। और आप सभी जो किडनी फेलियर की तरफ अगर बढ़ चुके हैं, किडनी डायलिसिस करा रहे हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी समस्याएं हैं आपकी जो शायद हम लोग ना समझ पाए यहाँ बैठे बैठे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश, आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश नेशनल खबर लगातार कर रहा है। डॉक्टर पुनीत से हम पिछले 2-2.5 साल से इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं कि किडनी के मरीजों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपको वो प्रोग्राम ज़रूर देखने चाहिए क्योंकि वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं, खासतौर पर किस तरीके की लाइफस्टाइल, किस तरीके की डाइट एक किडनी पेशेंट को लेनी चाहिए, कौन कौन सी वो जड़ी बूटियां हैं जो आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो वो आप हमसे ज़रूर पूछिए।